वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल जो हमने एक लेक्चर दिया था यहाँ पे बताया हुआ था सोशल साइंस का एसएसटी का कि डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमने कुछ चीज़ें बताई थी आपको। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे उस चैप्टर में। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट हम जितना भी कोशिश करेंगे उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर कल हमने आपको कुछ बताया हुआ था कि किस तरह से डिज़ास्टर्स होते हैं, डिज़ास्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से अब्रप्टली आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं, ग्रेजुअली आते हैं, ये भी हमने बताया हुआ था। अर्थक्वेक के बारे में बात करी थी, फ्लड के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं ड्रॉट के बारे में। ड्रॉट के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें हम बता दें आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ पर, व्हाट आर द 5 स्टेप्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, है ना। ड्रॉट के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो हम उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप नोट कर लें। व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट आप जानते हैं कि सूखा होता है, बट इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग स्टेप्स में बी इफेक्टिव इन दिस सिचुएशन। वॉच ऑन ड्रॉट, रेगुलर वॉच ऑन रेनफॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वियर्स एंड कंपैरिजन ऑफ अवेलेबल वाटर विद द डिमांड्स आर इंक्लूडेड इन दिट। अभी हमें आपको ये नज़र रखना पड़ेगा कि ड्रॉट किस तरह से हो रहा है और पानी का सूखा क्यों पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। शायद बरसात नहीं हो रही, वो तो एक रीज़न है, अलग ही है। बट उसके साथ साथ में जो हमारे पास पानी का जो स्रोत था, पानी का जो जितने हमारे पास कैपेसिटी थी वो क्यों नहीं आ पा रही है, वाटर लेवल कैसे बैठ गया है। हमें ड्रॉट पर एक नज़र रखने की, पैनी नज़र रखने की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। सेकेंड, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर से आप क्या समझते हैं, वाटर को हमें कंजर्व करना है। इससे पहले भी मैंने आपको रिसोर्सेज वाले चैप्टर में समझाया था कि कंजर्वेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व करते हैं। इवन इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो वी ऑलवेज कंजर्व द वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, जो पानी को हम बचाने की कोशिश करते हैं। घर बनते हैं, घरों के साथ साथ में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक जो सिस्टम बना देते हैं ताकि पानी को हम बचा सकें, फ्यूचर यूज़ के लिए बचा सकें, है ना। ये हम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई हुई है कि कंजर्व द वाटर। वाटर को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, पानी को हम बचा सकते हैं। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन होम्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर को हम अपने घरों में और एग्रीकल्चर फील्ड्स में इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, दिस इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो क्या होगा, पानी का जो वाटर लेवल है, ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो अपने आप इंक्रीज होगा। वाटर इज स्टोर्ड बाय गेटिंग रेन वाटर एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड और कलेक्टिंग इन द रिजर्वियर्स और लो एरियाज। अब मान लीजिए आपको इरिगेशन फैसिलिटीज करना है, आपकी खेती बाड़ी के लिए करना है, इरिगेशन फैसिलिटी सिंचाई करना है, तो सिंचाई के लिए आपका जो पानी है वो कभी कम नहीं पड़ेगा। उस पानी को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने फील्ड्स में या फिर अपने घर के आसपास जो है पानी का स्टोर अच्छा करना पड़ेगा, वाटर लेवल अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको जो बाद में फ्यूचर यूज़ में अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ओके, दिस इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। आपकी खेती बाड़ी के लिए जो है पानी हमेशा जो है काम आएगा और काम आने के साथ साथ में बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि वाटर लेवल जो अगर अच्छा बना रहेगा तो हमारे जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं वो कभी भी जो है ख़राब नहीं होंगी, यह हमेशा आपने देखा है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर की बात हो या दूसरी चीज़ की बात हो, पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल जो है ज़मीन के अंदर वो अच्छा होना चाहिए। चाहे हम पीने के पानी के लिए बात कर रहे हों, पीने का पानी हम पीते हैं, है ना, निकालते हैं, वो हैंड पंप से निकालते हैं या फिर अपने बोरिंग से निकालते हैं, तो वो भी उस पर डिपेंड है। इफ़ द वाटर लेवल इज बीइंग गुड इन द जो लैंड में है, वो पानी का लेवल जो है सही है तो सब कुछ अच्छा होगा। ओके, 2 पॉइंट ये हो गए। इंक्रीज इन द मीन्स ऑफ इरिगेशन, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। अब अगर हम सिंचाई करते जा रहे हैं सभी जगह पे, जैसे मान लीजिए कोई भी मैदान है या कोई ज़मीन है, हम अच्छे से सिंचाई करते जा रहे हैं, सिंचाई करने के साथ साथ जो हमने जो हरे भरा जो मैदान है वो बना रहेगा, हरा भरा मैदान बना रहेगा तो ड्रॉट के चांसेस बहुत कम होंगे। मान लीजिए पानी का लेवल है ही नहीं किसी एरिया में, हम वहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो देखा होगा आपने, कहीं भी देखा होगा कि कुछ झाड़ पेड़ ऐसे होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं वो अपने आप बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं, हम पानी नहीं भी देते हैं तो भी बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वाटर वहाँ पर आप उनके पास में किस तरह से पहुँच जाता है, जहाँ पे बहते हुए पहुँच जाता होगा, रेन वाटर हो या फिर किस तरह ज़मीन के अंदर ही उनके पास पानी मिलता रहता है, इसलिए वो पेड़ पौधे जो होते हैं, जंगली पौधे जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। वैसे यहाँ पर हमें देखें कि इरिगेशन के लिए हमें क्या करना है, हम अच्छे से सिंचाई करते रहेंगे, अलग अलग जगहों पे जो ज़मीन है उसको सिंचाई करेंगे तो ड्रॉट की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। प्लांटेशन आप समझ सकते हैं। प्लांटेशन मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना है
और अगर हम पेड़ पौधों को उगाएंगे तो प्लांटेशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इससे बहुत सारे एडवांटेजेस हमें होते हैं और बेनिफिट्स भी हमें होते हैं। और इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, प्लांटेशन शुड बी डन ऑन लार्ज स्केल सो दैट फ्लो ऑफ रेन वाटर कैन बी प्रिवेंटेड एंड रेन कैन बी कॉज्ड। अब क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े पैमाने पे हमने झाड़ पेड़ उगा दिए तो क्या होगा, जो रेन वाटर होगा, जो बाढ़ वगैरह की स्थिति बन जाती है, सॉइल इरोजन होता है, ड्रेनिंग ऑफ सॉइल होता है, तो वो चांसेस कभी नहीं होंगे। और आने वाले यही जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे छोटे पौधे होते हैं, जो जंगली पेड़ बन जाते हैं, वही पेड़ों से क्या होता है बाद में जो है बरसात होने के चांसेस होते हैं, लो प्रेशर का एरिया बनता है। वही क्या करते हैं, एक हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डज फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेन क्लाउड्स। तो फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में झाड़ पेड़ हैं, बहुत सारे हजारों झाड़ पेड़ हैं। यही झाड़ पेड़ क्या करते हैं, रेन क्लाउड्स को बुलाते हैं, रेन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने गैसेस से। और एक गैसेस का नाम भी है टर्पेंटाइन करके, आपने नाम सुना होगा। टर्पेंटाइन के जो है उस पर भी ये गैसेस अट्रैक्ट होती हैं और वो गैसेस अट्रैक्ट होने के बाद में, वेपराइज होने के बाद में वहीं पानी गिरा, वहीं पे उमस हुई और लो प्रेशर बनने के बाद में फिर से दूसरी बार पानी आ जाता है। ओके, प्लानिंग ऑफ लाइवलीहुड। प्लानिंग ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या हुआ, लाइवलीहुड के लिए हम अपने रहन सहन के लिए किस तरह से प्लान कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें बनाना है, किस तरह से हमारा काम जो है सही होता रहे और सही होने के साथ साथ में हमारा काम बिल्कुल आगे बढ़ता रहेगा, ये भी हमें देखना है। कलेक्टिंग ऑफ नॉन वुड प्रोडक्ट फ्रॉम कम्युनिटी फॉरेस्ट, गोट रियरिंग एंड कारपेंट्री। किस तरह से हम, जैसे मान लीजिए कोई बढ़ई वाला काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है या फिर लकड़ियों से कुछ और चीज़ बना रहा है। ओके, तो ये सारे चीज़ों से क्या होगा, हम अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और इंक्रीज़ कर सकते हैं और ड्रॉट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं और जो ड्रॉट की जो चांसेस होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान से उसको पढ़ लें, समझ लें। ये 5 पॉइंट में बताया हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वॉच ऑन ड्रॉट, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, थर्ड है इंक्रीज इन द मीन्स ऑफ इरिगेशन, फोर्थ है प्लांटेशन, फिफ्थ है प्लानिंग ऑफ लाइवलीहुड। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, जो 5 पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और ड्रॉट के जो चांसेस हैं उसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय अर्थक्वेक डिजास्टर। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक के बारे में हमने एग्जाम्पल में तो लिया था नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर में। तो नेचुरल डिजास्टर में ये आया था अर्थक्वेक, पर अर्थक्वेक के बारे में ज़्यादा बताया नहीं था, तो अब हम इसको देख लेते हैं। The word earthquake is made up of 2 words, earth plus quake, where earth means land surface of the world and quake means shake. earthquake यहाँ पर 2 वर्ड से बना हुआ है, अर्थ और क्वैक। ओके, तो अर्थ का यहाँ पर मीनिंग होगा क्या, लैंड सरफेस। लैंड सरफेस पता ज़मीन का जो तल होता है। और क्वैक मतलब क्या होता है, शेकिंग। शेकिंग मतलब वाइब्रेट होना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हिलना। ओके, When the earth surface shakes suddenly, this is called earthquake. और आपको समझ रहे हैं कि जब हमारी धरती बहुत तेज़ वाइब्रेट होती है, शेक होती है, तो वो क्या होता है उसमें, वही है अर्थक्वेक कहलाता है। तो यहाँ पर आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। अर्थक्वेक occurs ड्यू टू सडन डिस्टर्बेंस इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन डिस्टर्बेंस। बहुत सारे डिस्टर्बेंस ऐसा हो सकते हैं जो उससे हमारे जो अर्थक्वेक के आने के चांसेस जो हैं यहाँ पर कम होते हैं। अर्थक्वेक के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। अर्थक्वेक के बारे में मैंने बताया कि अर्थ का जो एक मीनिंग होता है लैंड सरफेस और क्वेक मीन्स शेक होता है। तो अर्थक्वेक जब शेक होती है धरती लैंड सरफेस, तो वो क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू सडन डिस्टर्बेंसेस इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के अंदर इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल आप समझ रहे हैं अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं हमारे अर्थ के लैंड सरफेस के अंदर, तो वो कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस, सडन डिस्टर्बेंसेस होती है, तो तब क्या है, अर्थक्वेक का जो है अपीयरेंसेस होता है, अर्थक्वेक आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कॉजेस क्या हो सकते हैं, किस वजह से अर्थक्वेक आता है, ये यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए क्या है। फर्स्ट है इरप्शन ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में आप समझते हैं, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी किस तरह से फूटता है ये भी आप जानते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस व्हेन द हीटेड एंड लिक्विड लावा कम्स आउट विद द स्पीड ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस बिगन टू शेक एंड कॉन्सिक्वेंटली अर्थक्वेक अकर्स। अर्थ एक सबसे अच्छा रीजन भाई आप बताया हुआ है। सबसे अच्छा रीज़न क्या बताया हुआ है कि अर्थक्वेक का जो आने का सबसे अच्छा रीज़न ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा गर्म लावा वॉल्केनो से फूटकर बाहर आता है, तो क्या होता है, हमारी धरती जो है वो क्या होता है, धरती जो है शेक करने लगती है, बहुत ज़्यादा हिलने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। जैसे ये फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हेन द सडन हीटेड लावा कम्स आउट फ्रॉम द वॉल्केनो आवर लैंड सरफेस गेट
शेक वायलेंटली, है ना, जो लैंड सरफेस होता है वायलेंटली शेक करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। इससे क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है लैंडस्लाइड। ड्यू टू डिसबैलेंस इन शेल्स देयर आर वाइब्रेशंस एंड हेंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड। अब यहाँ पे लैंडस्लाइड में भी आपने देखा होगा, लैंडस्लाइड मतलब जो ज़मीन वगैरह खिसकती है, देखा होगा आपने, पहाड़ वगैरह खिसक जाते हैं, उनकी मिट्टी खिसक जाती है। तो लैंडस्लाइड के भी चांसेस अगर होते हैं तो अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सडन डिस्टर्बेंसेस होती है लैंड सरफेस के अंदर, हम नहीं समझ पाते हैं, टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, है ना, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो इस वजह से भी लैंडस्लाइड की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट्स। When the corners of the earth plates meet together, earthquake occurs due to breach and cracks in the rocks. अब यहाँ पे चट्टानों के अंदर भी कुछ मूवमेंट होती हैं, उस वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर होता है, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, यहाँ पे सडन डिस्टर्बेंसेस हैं रॉक्स के अंदर, तो उस वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज आप जानते ही हैं, इसमें कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, मोर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, मीडियम अफेक्टेड मतलब जो बहुत ही कम अफेक्टेड हैं, लो डेंजर मतलब बहुत ही कम डेंजर है उनका, ओके, और नॉर्मल एरियाज मतलब जहां पर अर्थक्वेक के चांसेस जो हैं बहुत ही कम होते हैं। इसमें भी आपने देखा होगा, ओके, इसमें भी कौन कौन से हैं देखिए। द एरियाज में द डेंजर इज मैक्सिमम आर हिमालयन रेंजेस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ बिहार, ओके, कर्नाटक, सेंट्रल रीजन, महाराष्ट्र, ये बहुत सारे जो हैं, ये तो आपकी बुक्स में हैं, ये आप पढ़ सकते हैं अफेक्टेड एरियाज़ के हिसाब से, जो कौन कौन से स्टेट्स हैं और एरियाज़ हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसके नाम उसमें लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जनरल डिज़ास्टर्स की बात करेंगे। जनरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? मैंने नेचुरल डिज़ास्टर बताया था, मैनमेड डिज़ास्टर बताया था, अब जनरल डिज़ास्टर्स बता रहा हूँ। जनरल डिज़ास्टर मतलब देखिए क्या है, general disasters are those incidents that take place during accomplishment of daily activities and cause harm. For example, fire, road accident. जनरल एक्सीडेंट मतलब कुल मिला के ये है कि मैन मेड एक्सीडेंट जितने होते हैं वो जनरल डिजास्टर्स के अंदर आते हैं, जनरल एक्सीडेंट्स के अंदर आते हैं। ऐसे एक्सीडेंट जो अकम्प्लिश हमें हार्म करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ओके, हमारे एक्टिविटीज़ के दौरान आ जाते हैं, जैसे मान लो रोड एक्सीडेंट्स हो गए, फायर एक्सीडेंट्स हो गया, है ना, ये एक्सीडेंट्स की वजह से क्या होता है, हमें नुकसान पहुंचता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो जनरल जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो होते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है फायर। फायर के बारे में आप समझ रहे होंगे, फायर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि वो कितना डेंजरस होता है। नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय फायर इज मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर लाइक विंड, विंड्स, अर्थक्वेक, फूड एक्सेट्रा। इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो फायर से, जो आग से नुकसान होता है ना, जितना नुकसान होता है जो वो उतना नुकसान अर्थक्वेक और फ्लड भी नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि फिर से बताना चाह रहा हूँ, फायर से, आग के वजह से, आग के नुकसान से जितना जो हमें नुकसान होता है वो उतना नुकसान बिल्कुल नहीं होता है जितना अर्थक्वेक से देखा होगा, फ्लड से जितना नुकसान होता है वो नुकसान कुछ भी नहीं है फायर के बराबर। फायर से इतना नुकसान हमारा हर साल हर महीने हो जाता है हमारे जो अलग अलग एरियाज में, ओके। There are many reasons of occurrence of fire. Accidents while cooking food on electrical heaters. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फायर के, है ना, आग लग जाती है, बोलते हैं आज सर्किट प्रॉब्लम हो गया, तो सर्किट प्रॉब्लम ही अकेला नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग, आप इलेक्ट्रिक हीटर्स में आप जो है फूड बना रहे हैं, ओके। मोर लोड ऑन इलेक्ट्रिकल वायरिंग देन वाइंडिंग कैपेसिटी, अब जो वाइंडिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, उतनी लोडिंग कैपेसिटी नहीं है उसकी, ओके। वीक वाइंडिंग बहुत ज़्यादा वीक की हुई है उसने, ओके। फायर इन दी गार्बेज मतलब कचरा वगैरह में आपने आग जल्दी छोड़ दी है, आप बुझा नहीं पाए हैं, वो जो है बाद में बहुत लंबी आग का रूप धारण कर लेती है, ओके। एयरजोन, गन पाउडर, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, ओके। स्टेप्स टू प्रिवेंट ए फायर। अब हम यहाँ देख लेंगे कि हम फायर से कैसे बच सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आप बोलेंगे कि फायर से बचने के हमें बहुत अच्छे तरीके आते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में क्या क्या जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो पढ़ लें एक बार। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, बेसिक रूल्स ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द फायर एंड एग्जिट डोर शुड बी ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। बेसिक रूल सेफ्टी के फायर के हमें होना चाहिए, और एग्जिट डोर हमेशा ओपन होना चाहिए। एग्जिट डोर के बारे में पता है ना, एक गेट होता है एग्जिट डोर जो इमरजेंसी डोर कहलाता है ना, वो जिससे हम बाहर जा सकते हैं, ओके। और हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंड है, डू नॉट कीप एनी हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स इन द हाउस। ऐसी हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए जो बहुत जल्दी आग को पकड़ लें, जैसे कि नायलॉन वगैरह के जो हमारे कपड़े होते हैं जो बहुत जल्दी क्या होते हैं, फैब्रिक वेयर्स होते हैं जो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा भी कुछ हमारे घर में चीज़ें रखते हैं हम जिससे
जो हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं, जो आग पकड़ लेती हैं। थर्ड है ऑलवेज कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर इन अ होम एंड लर्न टू यूज़ इट। और हम हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर जो है जो हमें रखना है और रखने के साथ साथ में उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए कि अगर जैसे मान लीजिए आग समय पर लग जाती है तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं। अब ये हमें देखने की आवश्यकता है। डो नॉट पुट मैनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन वन सॉकेट। अब मान लीजिए एक ही सॉकेट है, एक ही सॉकेट में आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फंसा दिए, प्लग फंसा दिया और उसकी इतनी कैपेसिटी है नहीं, तो उसमें भी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम हो सकता है और वहाँ पे आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इन केस ऑफ फायर कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। अब जैसे मान लीजिए आग वगैरह कहीं लग गई है तो फायर ब्रिगेड आप बहुत जल्दी बुला लीजिए, आपको नंबर पता होना चाहिए, है ना। इवन फॉर एम्बुलेंस ऑल्सो, इवन फॉर इमरजेंसी ऑल्सो एंड इवन फॉर फायर ऑल्सो यू शुड नो द नंबर्स, है ना। नंबर्स पता होना चाहिए, फायर ब्रिगेड हम बुलाना है जल्दी जल्दी। टेल देम योर एड्रेस, नेचर ऑफ द फायर एंड प्लेस। और आपको वहाँ पर एड्रेस बताना है और नेचर बताना है कहाँ पर लगी हुई है आग और कितनी भयंकर ये आग लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे प्रिवेंट हो सकता है फायर के। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा और टॉपिक ले लें रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। रोड एक्सीडेंट भी जनरल डिजास्टर्स के अंदर आता है। ओके, रोड्स आर फैसिलिटिंग इजी ट्रांसपोर्टेशन है सर। रोड्स आपको मालूम है कि इजी ट्रांसपोर्टिंग सर्विस आपको जो है हमेशा हमको दे रही है, उससे बहुत हमें मदद मिल रही है, ये भी आप जानते हैं। बट ड्यू टू केयरलेसनेस एंड हरी ऑन द ड्राइवर्स द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इज इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे कुछ लापरवाही की वजह से ड्राइवर्स जो होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन को चलाते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से जो है रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये भी आप समझ रहे होंगे। मेन रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन हम देख लें, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन आज बहुत ही एक मेन कॉमन रीज़न हो गया है कि ट्रैफिक रूल्स को बहुत ही कम लोग फॉलो कर रहे हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स का अगर हम करेंगे तो बहुत ही जल्दी एक्सीडेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये आप समझ रहे हैं। सेकंड है ड्राइविंग इन ड्रंकन स्टेट। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन वी कैन सी इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, इवन इन एवरीडे रोड्स ऑल्सो वी कैन सी। ड्रंकन स्टेट में ड्राइव करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है। ड्रंकन स्टेट में हमेशा रात के समय आप देख लें, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑलवेज इन अ ड्रंकन स्टेट व्हेन दे आर ड्राइविंग एनी व्हीकल। आप देख लें रैश ड्राइविंग बहुत तेज़ चला रहे हैं और बहुत ही जो ड्राइविंग है उनकी बहुत ही ख़राब है, बहुत तेज़ चला रहे हैं, ख़राब तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड व्हीकल्स। और इम्प्रॉपर रोड का मेंटेनेंस, रोड का मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। इम्प्रॉपर जैसे गड्ढे वगैरह होंगे, कहीं पे डिवाइडर लगे होंगे, ये सब चीज़ होगा तो वो भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। हम किसी को जैसे मान लीजिए व्हीकल चला रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है यहाँ पर किसके लिए, रोड एक्सीडेंट के लिए। ओके, सेफ्टी मेजर्स हम देख लें, 4 मैं बताऊँगा, छोटे से हैं, इसको देख लें आप। नो द रोड साइंस एंड फॉलो देम। रोड साइंस आपको पता होना चाहिए, आपको फॉलो भी करना है और उनको पता भी होना चाहिए कहाँ पर लगे हुए हैं। डू नॉट ट्राई टू ओवरटेक अननेसेसरी। सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है आपको ओवरटेक नहीं करना है। अगर आप ओवरटेक करेंगे कोई भी व्हीकल का तो वो रोड एक्सीडेंट में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर ऑलवेज यूज हेलमेट। टू व्हीलर आप जब भी ड्राइव कर रहे हैं, आप हमेशा ऑलवेज व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग अ टू व्हीलर व्हीकल यू शुड ऑलवेज यूज हेलमेट। हेलमेट आपको यूज़ करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। ओके, डू नॉट टॉक ऑन द सेल फोन वाइल ड्राइविंग। ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है, आजकल ड्राइविंग के समय सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। फ़ोन्स का इस्तेमाल अगर आप करेंगे ड्राइविंग के समय तो ये भी एक रोड एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। ड्रॉट के बारे में बता दिया, जनरल डिजास्टर्स के बारे में, फायर के बारे में बताया, इवन हमने यहाँ पे आपको जो रोड एक्सीडेंट के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस टॉपिक को हमने कवर किया है और आगे कुछ वीडियोस और हम लेके आएंगे आपके लिए। और इस चैप्टर के कुछ शायद एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसको हम कवर करके इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, पर जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वही टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इसको पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।